अस्सलाम वालेकुम प्री 9 क्लास आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन एंड आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम प्रीवियस टॉपिक में हम लोग कवर कर चुके हैं और ये इसकी आपने डेफिनेशन भी देखी। आइसोटॉप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। और फिर इसका डिटेल टॉपिक जो है वो आपने देखा भी और इसको लर्न भी किया। अब नेक्स्ट बेटा इसकी जो है वो एप्लीकेशंस आती हैं। हर वो चीज़ जो यूज़ में आ रही होती है उसकी कोई ना कोई एप्लीकेशन होती है। जैसे आप आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ रहे हो कि कार्बन के भी आइसोटॉप्स होते हैं, क्लोरीन के भी होते हैं, हाइड्रोजन के भी होते हैं। तो इनकी एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस मीन्स इनका यूज़ कहाँ पर हो रहा है, किस किस ब्रांच के अंदर इसकी स्कोप है, तो वो हम जो है यहाँ पे स्टडी करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स है तो ये हमारे पास लॉन्ग भी आता है और शॉर्ट भी आता है। इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास लिखा गया है इन साइंस इन द मैनी डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स आइसोटॉप्स है वास्ट एप्लीकेशन। वास्ट का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, मतलब ये बहुत फैली हुई है, इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। वास्ट मीन्स बहुत ज़्यादा है। द बिगेस्ट एप्लीकेशन इज़ इन द फील्ड ऑफ द मेडिसिन। सबसे ज़्यादा जो इसका इस्तेमाल हो रहा है वो मेडिसिन की फील्ड के अंदर हो रहा है। दे हैव अप्लाइड इन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी भी बीमारी के बारे में पता चलाना, जो है वो डायग्नोज कहते हैं ना, कि डॉक्टर ने ये डायग्नोज किया है, उसने ये कहा। तो ये डायग्नोज का मतलब होता है पता करना किसी भी बीमारी के बारे में। रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी बेटा, रेडियोथेरेपी क्या होती है कि रेडियो हमारे पास जो है कुछ एलिमेंट्स होते हैं रेडियो एक्टिव जो रेडिएशंस को इमिट करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनका जो है वो रेस के थ्रू, शुआओं के थ्रू इलाज किया जाता है, जिसको आप कीमोथेरेपी भी बोलते हैं और रेडियोथेरेपी भी बोलते हैं। तो शुआओं के जरिए जो इलाज किया जाता है उसको हम रेडियोथेरेपी कहते हैं। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द मैनी डिजीजेज लाइक कैंसर। ठीक हो गया। तो ये इसकी आइसोटॉप्स की जो है वो एप्लीकेशंस देखी। आगे इसके जो है वो यूजेस स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए जिसके यूजेस क्या हैं, विद द एडवांसमेंट ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज द आइसोटॉप्स हैव, ये इन लाइन्स को आप अपने जो है वो अपने तौर पर भी इसको लिख सकते हो खुद से। फॉलोइंग आर द मेजर फील्ड्स इन विच आइसोटॉप्स हैव वास्ट एप्लीकेशंस। आप इतनी सी लाइन भी जो है वो लिख सकते हो। ये ऊपर वाली लाइन्स आप मत लिखिए, नहीं लिखना चाहते हो। अगर लिखना चाहते हैं तो गुड है, और अगर नहीं लिखना चाहते तो सिर्फ इतना ही एनफ है आपके लिए। फॉलोइंग आर द मेजर फील्ड्स इन विच आइसोटॉप्स हैव वास्ट एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले एप्लीकेशन जो यहाँ यूज़ जो है वो आइसोटॉप्स का ये है। रेडियोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। रेडियोथेरेपी शुआओं के ज़रिए इलाज करवाना। रेडियो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो रेडिएशंस को इमिट करते हैं। तो रेडिएशंस को इमिट करके कैंसर के पेशेंट्स के ऊपर क्या होता है कि अगर बॉडी के किसी पार्ट पर कैंसर हो जाता है तो डॉक्टर्स का काम क्या होता है, सबसे पहले हमारी जो फील्ड है वो है जी रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या होता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को लिया जाता है और उनसे रेज को इमिट करवाया जाता है। ये जो फिनोमेना होता है ना, इसको हम बोलते हैं रेडिएशंस। ठीक है, ये जो रेज इमिट होती है ये रेडिएशंस कहलाती हैं और उर्दू में इनको हम बोलते हैं शुआएं। ठीक है। अब क्या होता है कि कैंसर का अगर कोई पेशेंट होता है, जैसे बॉडी के जो है वो बॉडी में कैंसर है और बॉडी के जिस पार्ट पर कैंसर होता है ये जो रेडिएशंस होती हैं उसके ऊपर इमिट करवाई जाती हैं, उसके ऊपर फॉल करवाई जाती हैं और ये उसी पार्ट पर गिरनी चाहिए जहाँ पर बॉडी के जिस पार्ट पर कैंसर हो। अगर ये दूसरे पार्ट पर गिर जाती हैं, कैंसरियस पार्ट के अलावा बॉडी के किसी दूसरे पार्ट पर जो है वो गिर जाती हैं जो हेल्दी पार्ट होता है, तो ये उसको भी क्या करती हैं, उसको भी हार्म करती हैं, उसको भी नुकसान पहुँचाती हैं, बॉडी का वो पार्ट भी डैमेज कर देती हैं। तो ये जो शुआओं के ज़रिए कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है इसको हम बोलते हैं रेडियोथेरेपी। ठीक है। अब देखते हैं कि इस रेडियोथेरेपी में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो उसके कौन से आइसोटॉप्स जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखें फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द स्किन कैंसर। अब ये देखिए स्किन कैंसर के लिए जो है वो कौन सा आइसोटॉप यूज़ किया जाता है। आइसोटॉप्स लाइक फॉस्फेट 32। ये फॉस्फेट का जो है एक आइसोटोप है जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है। ये रेडिएशन जिससे इमिट करेंगी। फॉस्फेट 32 एंड द स्ट्रॉन्शियम, SR को बोलते हैं, स्ट्रॉन्शियम 90 आर यूज्ड बिकॉज दे इमिट द लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेट। लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेट का मतलब है कि ये बॉडी के अंदर तक इंजेक्ट नहीं होंगी। पेनिट्रेट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो डीपली इफेक्ट करना, लेकिन क्योंकि ये लेस पेनिट्रेटिंग है, क्योंकि स्किन का कैंसर है तो स्किन आपको पता है कि सिर्फ हमारी जो है वो ऊपर वाली स्किन
जो है वो होती है बॉडी की, तो ये बॉडी के अंदर रेज नहीं जानी चाहिए बल्कि ये स्किन के ऊपर ही रहनी चाहिए। तो इसीलिए ये जो फॉस्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 यूज़ किया जाता है, ये लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेज को इमिट करता है, तो ये बीटा रेडिएशन को इमिट करता है। अच्छा जी, फॉर कैंसर कोबाल्ट 60 जो है वो इसका नाम दिया जाता है, कोबाल्ट 60 MCQ में भी आपसे पूछा जाता है। अफेक्टिंग विद इन द बॉडी, अब अगर बॉडी के अंदर कैंसर है तो उसके लिए कोबाल्ट 60 यूज़ किया जाता है और ये हाईली पेनिट्रेटिंग रेज इमिट करता है। अगर हम इसे बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर जो है वो फॉल करवाते हैं इन रेज को, तो ये बॉडी के अंदर तक जो है वो मूव करेंगी रेज। इज यूज बिकॉज इट इमिट स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग गैमा रेज। तो बॉडी के कैंसर के लिए गैमा रेज यूज़ की जाती हैं, स्किन कैंसर के लिए फॉस्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये बीटा रेडिएशन है। उसके बाद आता है ट्रेसर फॉर द डायग्नोसिस एंड द मेडिसिन। ट्रेसर जो है वो यूज़ किया जाता है एज अ मार्कर, जिसे कहते हैं ना, ट्रेस कर देना किसी भी चीज़ को। तो ये जो है वो कुछ आइसोटॉप्स ऐसे होते हैं जो कि किसी भी डिजीज़ को डायग्नोज करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड एज अ ट्रेसर इन मेडिसिन्स टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी। अगर किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर, ठीक है। ये कैंसर की जो है वो फर्स्ट स्टेज होती है ट्यूमर। तो ये अगर किसी भी ह्यूमन के अंदर पाया जाता है ट्यूमर, तो उसको डायग्नोज करने के लिए एक मेडिसिन यूज़ की जाती है जो ये डायग्नोज करती है कि बॉडी में ट्यूमर मौजूद है। इन द ह्यूमन बॉडी आइसोटॉप्स ऑफ आयोडीन 131, अब ये एक दूसरा आइसोटॉप जो है वो दिया गया है, आयोडीन 131 आई यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गॉइटर इन थायरॉइड ग्लैंड। अब थायरॉइड ग्लैंड कौन से होते हैं? थायरॉइड ग्लैंड जो बेटा हमारे गले में होते हैं, और गले में जब हमारा गला जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्वेल कर जाता है, जिसको आप जो है वो टॉन्सिल्स भी कह रहे होते हो, तो थायरॉइड ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये स्वेल हो जाते हैं, और जब ये स्वेल हो जाते हैं तो उसकी स्वेलिंग जो फॉर्म होती है वो गोइटर बन जाती है, जिसको उर्दू में कहा जाता है गिलर, ठीक है। तो ये गोइटर की जो है वो डायग्नोसिस के लिए आयोडीन 131 आइसोटॉप जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक हो गया। उसके अलावा जो है वो कुछ जो हैं वो ट्यूमर्स की डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। अच्छा बेटा नेक्स्ट है जी आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। आर्कियोलॉजिकल बेटा स्टडी होती है, स्टडी रिलेटेड टू स्टोन्स। ये हमारे पास स्टोन्स से रिलेटेड स्टडी होती है, पत्थरों से रिलेटेड, और वो स्टोन्स में आपको पता है कोई भी हो सकता है, डायमंड हो सकता है, कुछ भी जैम स्टोन्स वगैरह, और दूसरे जो हैं वो ज़मीन के अंदर चट्टानें वगैरह मौजूद हों तो वो भी आर्कियोलॉजिकल में स्टडी किया जाता है। इसके अलावा जियोलॉजिकल यूजेस होती हैं अर्थ की स्टडी को, जियो मीन्स होता है अर्थ, जियोलॉजिकल यूजेस जो है वो ज़मीन की जो स्टडी की जाती है, उसमें ज़मीन में डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो हो रहे होते हैं, जैसे प्लांट से जो है वो कोयले का बन जाना, लकड़ी का कन्वर्ट हो जाता है ना, वुड कन्वर्ट होती है कोल के अंदर, तो वो प्रोसेस किस तरह से होता है। अगर किसी प्लांट को कट कर दिया गया और वो काफ़ी देर तक ज़मीन में जो है वो इंजेक्ट रही है तो उसकी एज अब क्या होगी, ये सारा कुछ जो है वो पता चलाने के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं आइसोटॉप्स। आर्कियोलॉजिकल क्योंकि पत्थर भी जो है वो ज़मीन के अंदर होते हैं, स्टोन्स, और जो जियोलॉजिकल यूजेस होते हैं ये भी हमारे पास क्या है, अर्थ की स्टडी से रिलेटेड है। देखते हैं अब क्या होता है। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स लाइक डेड प्लांट्स। अभी मैंने आपको बताया। अब बेटा फॉसिल्स क्या होते हैं, बायो में आप लोग जब पढ़ोगे तो फॉसिल्स के बारे में आप पढ़ोगे। देखो हमारी ज़मीन के अंदर जो है वो आपको जो है, जैसे ये डायनासोर की अगर मैं बात करूँ तो डायनासोर एक एक्सटिंक्ट स्पीशी है, मतलब ये ख़त्म हो चुकी है, नापैद हो चुकी है। तो इसके जो हमें फॉसिल्स मिलते हैं, जैसे हमें फॉसिल्स में इसके जो हैं वो बोन्स मिल सकती हैं, ठीक है। एनिमल्स की जो हमें फॉसिल्स मिलते हैं ना एनिमल्स के, वो हमें जो है वो बोन्स की फॉर्म में मिलते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, बोन्स की फॉर्म में भी मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों। प्लांट्स जो है वो हमें क्या देते हैं, ज़मीन के अंदर कोयला देते हैं। इसके अलावा हमें जो है वो ज़मीन से नेचुरल गैस मिलती है। इसके अलावा जो है वो हमें ज़मीन से जो है वो पेट्रोलियम मिलता है। तो अगर हम फॉसिल्स की बात करें तो फॉसिल्स में सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स का जो है वो कोल आ रहा है और इसकी जो है वो बोन्स वगैरह है। तो कहते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड स्टोन्स एटसेट्रा। आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस जो है वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स। जो फॉसिल्स, जैसे अभी अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट अगर डेड हो जाता है उससे हमें जो है वो डेड प्लांट मिलता है, और उसके भी जो है वो वुड अगर हमें मिलती है तो वुड जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हुई होती है, जो ज़मीन के अंदर जा चुकी होती है, तो वो हमें उससे पता चलता है कि इस प्लांट की जब ये इसकी डेथ हुई तब भी इसकी एज क्या थी और अब इसकी एज जो है वो क्या है। इसी तरह कोल से भी हमें पता चल जाता है कि कोल प्लांट की जब डेथ हुई थी उस वक्त उसकी एज क्या थी और अब ये कोयले में कन्वर्ट हो चुका है तो अब तक इसको कितना टाइम जो है वो गुजर चुका है। तो ये सारा जो है वो हमें एजेस को एस्टिमेट करने के लिए जो है वो आइसोटोप्स का यूज़ करना पड़ता है।
The age determination of the very old objects based on the half lives of the radioactive isotopes is called the radioactive isotopes dating. अब यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन हाईलाइट कर लें. The age determination of the very old objects based on the half lives of the radioactive isotope is called the radioactive isotopes dating. अब देखो फॉर एग्जांपल अगर कोई आइसोटॉप जो है वो यूज़ किया जा रहा है और वो प्लांट्स के बारे में जो है वो प्लांट्स की एज के बारे में यूज़ करना चाह रहा है, तो ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होगा ये क्या करेगा, जब ये हाफ कंज्यूम हो जाएगा, हाफ लाइफ उसने बोला है, इट मीन्स जब ये हाफ कंज्यूम हो जाएगा, यूज़ होते हुए आधा रह जाएगा, तो जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको यूज़ किया जा रहा है आफ्टर हाफ कंजप्शन ये हमें उस ऑब्जेक्ट की एज को बता देगा. ठीक है, ये चीज़ उसने बताई है. The radioactive isotope, the age determination of the very old objects based on the half-lives of the radioactive isotope is called the radioactive isotopes dating. Next most important definition है कार्बन डेटिंग की, आपने हाईलाइट कर लेनी है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली पूछी जाती है. डिफाइन कार्बन डेटिंग. An important method of the age determination of old carbon containing object. Old carbon containing objects कौन से होते हैं? Animals and plants. And these are all carbon containing objects. तो आगे से लिखा भी हुआ है fossils by measuring the radioactivity of carbon 14. या आपने पीछे भी आइसोटॉप में पढ़ा था कार्बन 14 इज द रेडियो एलिमेंट. तो जो कार्बन डेटिंग में जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यूज़ किया जाता है वो कार्बन 14 है. इन देम आर कॉल्ड द रेडियो कार्बन डेटिंग और द सिंपली कार्बन डेटिंग. तो ये इसकी यहाँ तक डेफिनेशन है, मैंने हाईलाइट भी की हुई है. ठीक है, उसके बाद केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन है. अब इसमें क्या होता है कि कुछ आइसोटॉप्स को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो देखो हमें पता है कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से गुजरता है. ठीक है, अब इस फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ग्लूकोज बनता है. तो ये इसका काम, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का काम क्या है कि ये हमें इन सारी स्टेजेस के बारे में बताएगा, कार्बन के स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा और हमें ये भी बताएगा कि कोई चीज़ कितनी जो है यूटिलाइज हुई है और हमें प्रोडक्ट में क्या चीज़ें मिल रही हैं. तो ये पॉइंट जो है वो हमारे पास कौन बताएगा, ये हमें आइसोटॉप्स बताएंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स. केमिकल रिएक्शंस एंड द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन. द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड इन द केमिकल रिएक्शंस टू फॉलो द radioactive elements during the reaction and ultimate to determine the structure. और इसके अलावा जो है ये तो एक रिएक्शन को तो स्टडी करते हैं लेकिन हमें स्ट्रक्चर भी बताते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन 14 इज यूज टू लेबल द कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन 14 का काम क्या है कि इसको इस्तेमाल किया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो है वो किस हद तक बना रहे हैं. एज कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस टू फॉर्म दी ग्लूकोज. अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट्स ने सनलाइट की प्रेजेंस में एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना होता है. तो इस कार्बन 14 का काम क्या है कि अगर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से ले रहे हैं तो उसको यूज़ करते हुए उसने कितना ग्लूकोज प्रिपेयर किया, किसने, प्लांट ने. किस आइसोटॉप ने, हमें ये बताना है कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ने. एज कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस टू फॉर्म द ग्लूकोज, इट्स मूवमेंट इज डिटेक्टेड थ्रू द वेरियस इंटरमीडिएट स्टेप अप टू द ग्लूकोज. इंटरमीडिएट स्टेप क्या होता है, देखो बेटा अगर मैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लिखती हूँ तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं ज़मीन से और सनलाइट की प्रेजेंस में ही हमने ग्लूकोज देता है H12O6 सॉरी C6 H12O6 प्लस ये आपको ऑक्सीजन देता है. तो अब उसका कहना ये है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप का काम क्या है कि इसने अगर प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड 14 ने क्या देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड ली तो इंटरमीडिएट स्टेप में क्या होगा कि ये कार्बन ब्रेक कर जाएगा, इसके साथ H लग जाएगा, इस तरह से O लग जाएगा, मतलब ये आपस में पहले क्या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएंगे. अब इस इंटरमीडिएट ये जो सेंट्रल प्रोडक्ट बनता है इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के बाद जो बनता है ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट होता है. ठीक है, तो कार्बन 14 का क्या काम है कि इसने मूवमेंट डिटेक्टेड करनी है थ्रू द वेरियस इंटरमीडिएट स्टेप्स अप टू द ग्लूकोज. ग्लूकोज बनने तक मतलब ग्लूकोज से पहले पहले क्या क्या चीज़ें और किस तरह से बनी वो इंटरमीडिएट स्टेप्स होंगे. उसके बाद एप्लीकेशन पावर जनरेशन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, आपको आते हैं फॉर व्हाट पर्पस यूरेनियम 235 इज़ यूज. इसको आपने लिख लेना है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, फॉर व्हाट पर्पस यूरेनियम 235 इज़ यूज्ड. अच्छा जी, पावर जनरेशन क्या है, पावर जनरेशन मींस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाना, ये हमारे पास पावर जनरेशन है. तो पावर जनरेशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम कौन सा जो है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यूज़ करते हैं. आपसे बेटा देखो ये एक पूरा सेटअप लगा हुआ है,
ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर हम इसको जो है वो बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यूज़ कर रही हूँ, बिजली जब प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी, तो टर्बाइंस लगे हुए होते हैं, ठीक है। होगा क्या कि रेडियो एक्टिव जो हैं वो आइसोटॉप्स ये रेडिएशंस को इमिट करेंगे, ये रेडिएशंस जो है वो वाटर पर पड़ेंगी, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देंगी। जब ये स्टीम इन टर्बाइंस पर जाएगी, इन टर्बाइंस को मूव करवाएगी, और मूव करवाने से जो हमारे पास प्रोड्यूस होगा वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इसको हम सारे को बोलते हैं पावर जनरेशन। Radioactive isotopes are used to generate the electricity by carrying out the controlled nuclear fission reaction in nuclear reactor. Nuclear fission reaction क्या है? ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, तो ये हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर है जो रिएक्ट करेगा। अब इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस फिशन में क्या होगा कि ये जो इसका न्यूक्लियस है ये ब्रेक कर जाएगा। जब ये न्यूक्लियस ब्रेक कर जाएगा, इट मीन्स जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है, इसी तरह से ये रेडियोएक्टिव आइसोटॉप जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक कर जाएगा, तो इसकी वजह से रेडिएशंस निकलेंगी, ठीक है। ये रेडिएशंस जब निकलेंगी तो ये रेडिएशंस जो है वो जाकर, अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि वाटर पर जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यूरेनियम 235 इज बम्बार्डेड विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। अब देखें ये यूरेनियम 235 इस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई जाएगी। न्यूट्रॉन की जब बम्बार्डमेंट करवाएंगे तो इसको हमें बेरियम मिलेगा 13956 प्लस क्रिप्टॉन मिलेगा। ये आपने इक्वेशन एज इट इज़ याद करनी है। 9436 प्लस हमें जो है 3 न्यूट्रॉन्स प्लस हमें एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में होगी। For example, when uranium 235 is bombarded with slow-moving neutrons, the uranium nucleus breaks up to produce the barium 139, krypton 94, and 3 neutrons. A large amount of energy is released, which is used to convert water into steam in boilers. Boilers जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे पास जो है वो बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं जो कि वाटर को बॉयल करते हैं, और बॉयल करने पर इसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। द स्टीम देन ड्राइव्स द टर्बाइंस टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। तो यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज भी हम कंप्लीट कर लेंगे।